अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है फिजिक्स में वो है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स काफ़ी ब्रॉड सेंस में हम कहते हैं, इसमें वर्क, एनर्जी जो भी हैं टॉपिक्स वो इसके अंदर ही आते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। मतलब एक ऐसा बताना है आपको फंक्शन, एक ऐसा बताना है क्वांटिटी जिससे कि हम ये पता करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा अगर किसी सरफेस, किसी मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं द वर्क फंक्शन। क्या कहेंगे इसको? वर्क फंक्शन। किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन जो है वही डिसाइड करेगा कि उसके अगर सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये जो आता है इसमें आता है, हम लोग पढ़ते हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है मेटल से उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वी आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को डब्लू नोट से। ठीक है, इसको डब्लू नोट से भी कर सकते हैं या तो आप इसको साई से भी कहीं कहीं इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब है कि इसका रिलेशन क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे वर्क फंक्शन बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे साई का वैल्यू बढ़ेगा, फाई का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारे पास मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, वही डेफिनेशन है कि वर्क फंक्शन क्या होगा किसी भी सब्सटेंस का, कि कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम वर्क चाहिए होगा, उस मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा उस इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने के लिए। वर्क मीन्स क्या होता है? एक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल से कि प्लेइंग, रीडिंग, वॉकिंग, ये सब क्या एक्शन है, कुछ काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि वर्क का डेली लाइफ में क्या होता है, मतलब चीज़ें क्या मतलब होता है, और फिजिक्स में क्या इसका मतलब है। तो फिजिक्स का जो है वर्क का एक अलग ही मीनिंग है, उसमें है क्या, द मेजर ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पे मेनली ये है क्या, फॉर्मूला होता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा, जहाँ पे एफ फोर्स है, डी है डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, डैश इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम ऑफ फ्रॉम ए सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो क्या चीज़ है, मतलब कौन सा क्वांटिटी है जो कि एक मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क। अगर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, बट एट द सेम टाइम हम कोई ना कोई काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही हुआ ना कि मतलब वर्क एक जैसे कि एक यूनिवर्सल कह सकते हैं स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी, वर्क भी क्या एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर मेरा एनर्जी कहीं कम हो रहा है तो वो वेस्ट नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं दूसरे काम को करने में वो यूज़ हो गया। ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क इज़ अ मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। In physics, it is considered to be a work when applying some force on an object displaces something in the direction of the force। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स के टर्म में ये वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक सेंस में तो होगा, दूसरे सेंस में नहीं होगा। कैसे? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन भी जीरो होगा। बट अगर हम एनर्जी के सेंस में देखें तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी तो कम हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क कब होगा, जब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, उस पर थीटा का जो वैल्यू है एफ डी कॉस थीटा वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क। तो वर्क के बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है,
पहला इसमें है इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो वर्क इज़ ज़ीरो। हमने भी फॉर्मूला देखा कि वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होगा, सही तो बात लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो पूरा टर्म भी वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल से इसको बताया, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू तो नेगेटिव तो होता है ना। जैसे कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू -180 हो, मतलब 180 हो, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, वर्क निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वर्क अगर निगेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, कॉस थीटा है, उसका वैल्यू निगेटिव होता है कॉस थीटा का। इसका मतलब ये भी सही है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। भले ये अगर स्टेटमेंट होता कि यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, वर्क इक्वल टू क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब है कि इट्स यूनिट इज़ जूल, तो ये सही बात है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तभी तो हम कहते हैं 40 जूल 50 जूल। ठीक है, ये सब क्या है, जूल ही इसका यूनिट होता है। अब है कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हेंस वर्क इज a scalar quantity, not a vector quantity. If force is applied on an object and its current position changes, then it is called work. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उसका पोजीशन चेंज होता है, मतलब और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी कहेंगे उसमें वर्क डन हुआ है। ठीक है। अब है कि वर्क डन कैन बी एनीथिंग पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, मतलब वर्क डन का वैल्यू इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। But if the current state of the object does not change, then work will be zero. What is represented by the product of force with displacement in the direction of force? तो ये एक तरीके से कह सकते हैं, डेफिनेशन दे दिया वर्क का, क्योंकि वर्क ही क्या होता है, ये है वर्क ही क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ऐसे सीधे साधे शब्दों में देखें तो वही लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे वो क्या होता है, वर्क ही होता है। ठीक है। वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क का क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको मेज़र किस में करते हैं हम, जूल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आता है, पावर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर होता है, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये होता है 746 के बराबर। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स पूछा हुआ है तो हम यहाँ पे 750 मार्क कर सकते हैं। हॉर्स पावर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर और द रेट एट विच वर्क इज़ डन। मेनली ये पावर क्या होता है, पहली बात तो पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर कह सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, है ना। मतलब कोई भी काम कितने टाइम में हुआ वो डिसाइड करेगा कि पावर कितना हुआ। ठीक है, तो मतलब अगर कोई काम मतलब कम टाइम में कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसके पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेज़र करते हैं पावर को। इस तरह से जैसे कि पावर को मेज़र करने की बहुत सारी यूनिट है, लाइक वॉट हो गया, किलो वॉट हो गया। ठीक है, और हमारे पास हॉर्स पावर हो गया। तो जैसे कि कोई भी इंजन वगैरह होता है तो उसका जो हम पावर नोट करते हैं वो हॉर्स पावर में करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। इसको यूज़ करते हैं इंजन से मोटर्स की पावर को शो करने के लिए। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट जो होता है इसमें 746 वॉट होता है। अब यहाँ पे है कि 1 हॉर्स पावर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। ठीक है, तो ये होता है 746 वॉट। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लिया। रेट ऑफ वर्क इज़ डन, वर्क डन इज़, अभी मैंने बताया कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वही ये रेट ही तो है, रेट ऑफ वर्क डन इज़ कॉल्ड पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि रेट ऑफ वर्क डन इज़ कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब है कि इसका यूनिट क्या होता है पावर का, कभी कभी इसका ऐसे यूनिट भी पूछ लेगा, पावर इक्वल टू क्या, ऐसे कि वर्क अपॉन टाइम है तो पावर की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड, तो पूछेगा जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो ये है पावर की यूनिट है। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और ऐसा यूनिट क्या है पावर की, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं तो ये है एनर्जी। ठीक है,
विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटो मतलब लाइट हुआ और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनाना है ना, मैन्युफैक्चर करना, क्रिएट करना। तो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो किस टाइप का एनर्जी का कन्वर्जन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइट एनर्जी जो है, मतलब सनलाइट को जो है ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये एग्जैक्टली पूछ लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम में किस टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है वहाँ पे। तो 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए CO2 के, 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए वाटर के, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, C6H12O6, और इसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है हमें मिलता है। ठीक है, मतलब प्लांट जब फूड बनाते हैं वो अपने लिए तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो मिलता है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला जैसे कि इंपॉर्टेंट है, लाइक NaHCO3 हो गया, बेकिंग सोडा। ठीक है, फिर Na2CO3 ये इंटू 10H2O हो गया, वॉशिंग सोडा। ठीक है, CaOCl2 हो गया। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक ये ब्लीचिंग का हो गया फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि केमिस्ट्री में ये पूछा जाएगा कि फॉर्मूला किसका होता है। नेक्स्ट, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। तो विंड टर्बाइन जो है कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन देन इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, विंड टर्बाइंस होते हैं लाइक दिस। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है ना, तो ऐसे विंड टर्बाइंस जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना एग्जैक्टली कि ये विंड के हेल्प से ये रोटेट होता है, और जब रोटेट होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से उसमें जो बैटरी लगी होती है, टरबाइन होता है, वो रोटेट करता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विंड एनर्जी। ठीक है, तो मेनली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी डेट uses its motion to produce another energy या फिर to do any work. The wind turbines converts the kinetic energy of the wind into mechanical power. The wind turbines produces electric energy by driving the turbine. तो विंड टर्बाइन जो है वो प्रोड्यूस कैसे करता है एनर्जी, टर्बाइन को घुमा करके। ठीक है, द ब्लेड्स इन टर्न रोटेट अ shaft which is connected to a generator that generates electricity. इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि विंड एनर्जी क्या है, हम प्रॉपर नेचुरल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ व्हाट, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, मैंने क्या कहा कि मोशन की वजह से जो होता है एनर्जी उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब मास की वजह से क्या मोशन होगा, नहीं होगा। प्रेशर की वजह से मोशन होगा, नहीं होगा। मास और वेलोसिटी, मास तो और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि देखिए जिसका जो जितना ज़्यादा जिसका मास होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि कार की स्पीड जो होती है, नॉर्मल व्हीकल जो होता है, जो फैमिली कार्स होते हैं, ठीक है, छोटे कार होते हैं, उसकी जो स्पीड है और एक ट्रक की स्पीड है, ठीक है, अगर हम दोनों को सेम पावर दे तो सेम फ्यूल दे, ठीक है, तभी भी स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, वो कार की होगी। ठीक है, ऑब्वियस है क्योंकि उसका मास कम है इन कंपैरिजन टू ट्रक। तो वही है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी पे। तो kinetic energy depends on mass and the velocity of object. This means that when the velocity of an object doubles, its kinetic energy becomes 4 times. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको समझाती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी के। मीन्स अगर हम मास को जिस तरीके से बढ़ाएंगे, जितने गुना बढ़ाएंगे उतने गुना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर मास को 2 गुना किए तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स किए तो इसको भी 4 टाइम्स। मतलब मास को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी फैक्टर में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, 4 टाइम्स का। ठीक है, जस्ट डबल ऑफ इट्स
फैक्टर इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर इधर 8 टाइम्स बढ़ता है तो इधर कितना होगा 64 टाइम्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेनली बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², जहाँ पे मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और ये v² वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को मेज़र करने के लिए क्या यूनिट होता है, तो वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट है, वो है जूल, ठीक है। द एनर्जी इन द सिंपल टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। मतलब कोई भी पर्सन कितना काम करेगा, जितना उसके पास एनर्जी होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों बिल्कुल रिलेटेड हैं, वर्क और एनर्जी। इट कैन अकर इन काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, थर्मल एंड वेरियस अदर फॉर्म्स। तो ये अलग अलग एनर्जी के टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके पोजीशन की वजह से, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टन हाइट पे है तो उसके पास भी कुछ एनर्जी है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर, थर्मल, ये सब चीज़ें जो ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। इट इज़ क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक तो रिन्यूएबल, मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, लाइक मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि विंड हो गया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है। सन तो है ही, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होगा कभी भी ये सोर्स। जैसे कि हम अब करंट अफेयर में भी सुनते होंगे कि हमें जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। मतलब क्योंकि हम ये कोल ये इस पर डिपेंड नहीं रह सकते अब, क्योंकि ये हमारे पास क्या लिमिटेड रिसोर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जो अनलिमिटेड है वो क्या हो गया, रिन्यूएबल, मतलब इसको हम रीन्यू कर सकते हैं, मेनली वो रिन्यूएबल। जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मतलब ख़त्म हो गया तो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। अब है कि द नेम ऑफ दिस इंटरनेशनल यूनिट इज केप्ट इन ऑनर ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जूल। अब वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट जूल है, तो ये किसके नाम पे रखा गया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे, जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल इज मेनली बिलोंग टू द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जब हम हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, जब हम वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कह सकते हैं कन्वर्जन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। फिर है कि पोटेंशियल एनर्जी को नहीं, थर्मल एनर्जी में नहीं। अब है ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हो सकता था, ठीक है, या लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो, लेकिन ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पे इसको और स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ऐसा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्यों आया, आपने अक्सर सुना होगा कि इस डैम से इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो डैम में पानी क्या होता है, स्टैटिक होता है, वहाँ पे तो फ्लो नहीं कर रहा होता है पानी, तो पानी का पर्टिकुलर पोजीशन के वजह से उसके पास कुछ एनर्जी कंटेंट है, डेट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक ये हो कर दिया गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द डैश एनर्जी। तो एक फार्मूला होता है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल जो एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब कोई भी जैसे कि बॉल है, आप उसको इस प्लेस से मान लेते हैं, हाइट से गिरा रहे हैं आप, ठीक है, तो एक हर एक पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन जब नीचे पहुंचने वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेकिन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा सेम होगा हर एक पॉइंट पे। तो ये इसमें यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मास, ठीक है। तो मास क्या होता है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल नहीं, रिमेन सेम एवरीवेयर। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हर जगह सेम होता है, चाहे आप मून पे भी क्यों नहीं चले जाए, स्पेस में भी क्या होता है, मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट इज़ इक्वल टू इट्स वेट, नहीं, मास जो होता है वो मून पे 1/6 हो जाता है, ठीक है, हमारे वेट का।
तो कह सकते हैं कि ये वेट के बराबर नहीं है। इज़ ग्रेटर एट माउंटेन्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मास हमेशा सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मीन्स हाउ मच मैटर इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। तो मास क्या होता है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो एटम्स हैं टोटल जो हैं, जो भी चीज़ मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट हैं इसमें, उसका जो वेट होता है वो मास होता है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि मास का ये फॉर्मूला हो गया। और वेट लेकिन क्या होता है, वेट होता है मास इंटू जी, जहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, अर्थ, यहाँ पे अर्थ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम स्पेसिफिक बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इतने टाइम्स होगा वेट हमारा। अगर किसी का वेट अगर 60 kg है, इसका मतलब उसका एक्चुअल जो मास है वो 6 kg ही है, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा जो 54 kg है वो हम क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक और जैसे हम कह सकते हैं मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अ बॉडी हैविंग वेरी हाई मास इज़ बाउंड टू हैव हाई क्या, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के पास मास ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, उसके पास क्या ज़्यादा होगा, लाइक इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है ना वो कितना इजीली अपना पोजीशन चेंज कर पाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया, जड़त्व, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जड़त्व का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इसका जो मतलब रूल है, मेनली लॉ है, ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने में जितना अधिक हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही अधिक क्या होगा, उसका इनर्शिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स, इनर्शिया को हम किससे मेजर करते हैं, तो मास से भी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगी, ऑन इट्स मास। इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंडेंसी to resist of change in their current state, and it depends on the mass of the object because mass provides nature to resist the change in its state। यहाँ पे इनर्शिया का डेफिनेशन ही बता दिया कि इनर्शिया क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी जिसके वजह से क्या होता है, वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करना चाहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। और ये जो डिपेंड करता है किस पे, मास पर डिपेंड करता है। इसका रीज़न क्या है कि मास ही क्या करता है, उसको स्टेट चेंज करने से रोकता है, ठीक है। द हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मूव इनर्शिया कंपेयर द लाइट वेट। तो जितना अधिक मास होगा उतना अधिक इनर्शिया होगा, ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया, अब इनर्शिया क्या होता है, वही डेफिनेशन है। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन द करेंट स्टेट। Inertia is that properties of thing due to which object try to maintain their state of rest or state of motion. So due to inertia the object opposes its state of change. Mass is the measure of inertia of an object. This trend of inertia is given by Galileo. तो मास क्या होता है, इनर्शिया को हम किससे मेज़र करते हैं, मास से ही करते हैं। हमने इसका डेफिनेशन तो समझ लिया, और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, unless acted upon by an external force, an object at rest remains at rest, or if it is in motion, it continues to move in a straight line with constant speed. Which law states this? तो एक लॉ है, कौन सा लॉ ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहेगा, ठीक है। इसी को हम पढ़ रहे हैं तब से, तो वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्टिंग स्टेट इट विल बी इन रेस्टिंग स्टेट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली अ पैसेंजर सिटिंग इन द बस लीन बैकवर्ड्स। देखिए अगर कोई, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये भी पूछा जाता है, ये केस दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ठीक है। जब हम बस में बैठे होते हैं तो
जैसे कि बस स्टार्ट होती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि देखिए जैसे कि बस क्या था, बस मतलब रेस्ट में था, हमारा बॉडी भी रेस्ट में था, लेकिन अब बस ने क्या किया, आगे मूव कर रहा है, तो हमारा बॉडी नहीं चाह रहा है कि वो मूव करें, क्योंकि वो रेसिस्ट मतलब स्ट्रेट को रेसिस्ट करेगा ना, इस वजह से क्या होगा, वो बैक जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे अगर बस सडनली स्टॉप करता है तो हमारे बॉडी भी मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर बस, ठीक है। लेकिन जैसे बस तो रुक जाएगी तुरंत, क्योंकि वो मशीन है, रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन पैसेंजर को वो चाहेगा कि और हम मूव करते रहे, इस वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इट इज़। तो हर एक एक्शन के लिए जो भी हम करते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन देखने को मिलता है। ये कौन सा लॉ है? तो ये है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, लाइक ये अगर दीवार है, वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो सेम फोर्स जो है वो वॉल भी हमारे ऊपर लगा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एग्जाम्पल देखें तो व्हेन अ बुलेट इज रिलीज फ्रॉम अ गन, द फोर्स इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय द फोर्स फायर्ड बाय द गन एंड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स द गन पुशेज बैकवर्ड्स। जैसे कि जब गोली चलती है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाता है, ठीक है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में गन भी जो है वो थोड़ा पीछे जाता है, ठीक है। वाई डज अ कैनन रिकॉयल आफ्टर फायरिंग? तो कैनन जो होता है, लाइक कह सकते हैं गन जो होता है, वो मतलब पीछे की तरफ क्यों आता है फायरिंग के बाद? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो व्हेन अ कैनन इज फायर्ड द कैनन बॉल गेन्स फॉरवर्ड मोमेंटम एंड कैनन गेन्स बैकवर्ड मोमेंटम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब कैनन से हम फायर करते हैं कैनन बॉल्स को, तो वो तो आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन कैनन भी क्या होगा, पीछे आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्टिंग स्टेट और मूविंग स्टेट, इट्स स्टेट चेंज ओनली व्हेन अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, ठीक है। इसका स्टेट तभी चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद तो चलने लगेगा नहीं, खुद ब खुद रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तो रुकेगा, बट जैसे कि अगर आप बोल सकते हैं कि अगर हम बॉल को मतलब ऐसे लुढ़काते हैं, ठीक है, तो वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, रुक जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो सरफेस है ना, वो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तभी वो रुक पा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा किसी भी चीज़ के पोजीशन को चेंज करने के लिए। हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट? तो आइजैक न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे? इसने दिए थे 3 लॉज, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। 3 बेसिक रूल्स ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन प्रोपाउंडेड हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687। ये क्वेश्चन मेरे सबसे में आ चुका है कि प्रिंसिपिया जो बुक है ये किसने लिखा था? सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में। ही टोल्ड द वर्ड अबाउट ग्रेविटी। तो सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने ही बताया, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ जो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्टिंग स्टेट और मूविंग स्टेट, इट्स स्टेट चेंज ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये तो सेम है लॉ ऑफ इनर्शिया के जैसा ही, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल है ना, लगाया ना जाए, ठीक है। और इसके 3 इक्वेशन भी होते हैं 3 लॉ के साथ साथ। तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है यहाँ पे टाइम। एग्जाम्पल है, व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली अ पैसेंजर सिटिंग इन द बस लीन बैकवर्ड्स। मैं समझा दिया आपको ये वाला डेफिनेशन, ठीक है, ये वाला केस। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। तो किसी फोर्स क्या होगा? फोर्स की डेफिनेशन भी एक्चुअली सेकेंड लॉ से ही आती है कि फोर्स क्या होता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, यही क्या होगा? फोर्स होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी मास इंटू वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं P2 मतलब मोमेंटम को mv2 माइनस mv1
और इसको ऐसा लिखे तो m v2 - v1, जहाँ पे F फोर्स है, P2 लास्ट मोमेंटम, P1 इनिशियल मोमेंटम, T आ गया टाइम, और F इक्वल टू क्या होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल देखें तो अ क्रिकेटर्स पुल हिज हैंड्स बैक वाइल कैचिंग द बॉल। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेटर्स बॉल पकड़ते हैं तो वो अपना हाथ पीछे की तरफ करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अगर मोमेंटम, क्योंकि बॉल का काफ़ी ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके हाथ को हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम उसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा ना, तो कम फोर्स लगेगा उनके हाथ पे और वो हर्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर एक चीज़ है, दूसरी चीज़ पे अगर वो फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब ईच एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और एक इक्वेशन भी है इसके साथ, v² = u² + 2as, जहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन द बुलेट कम्स आउट ऑफ द गन देन द पर्सन इज पुश्ड बैकवर्ड। तो आप ये मैंने बता दिया, जब भी हम गन से बुलेट छोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारा जो हाथ है, हमारा जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करता है उसके रिएक्शन में। अब कोई पर्सन अगर बोट से रिवर में कूदता है, ठीक है, तो बोट भी क्या होगी, थोड़ी पीछे चली जाएगी। ठीक है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री टू मूव इफ़ वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इनेबल्स एस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसको कैसे घुमा के दिया गया है कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि उसको मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमें पता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, हमें ये पता है, फोर्स भी पता है, हमें ये भी पता है कि उसका मास कितना है। ठीक है, मास भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि फोर्स इक्वल टू क्या है, m(v2 - v1)/t, जहाँ पे v2 फाइनल वेलोसिटी और v1 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मीन्स f जो होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से देख सकते हैं f = ma आया, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर हमें फोर्स और मास पता है तो। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless it is acted upon by an external force. This is Newton's। को क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये कौन सा लॉ कहता है, तो ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। An object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless it is acted upon by an external force. This is Newton's first law। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव करे तो मूव करता रहेगा। ठीक है, इसमें इतने सारे फैक्ट्स को रिपीट किए गए ना, मतलब ऑटोमेटिकली किसी बंदे को याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। इसमें क्या बोल रहा है कि रॉकेट जो है हम अगर छोड़ते हैं ज़मीन से, ठीक है, ऊपर की ओर, तो एक कह सकते हैं ना, स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है उससे, तो यही रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि स्मोक जो नीचे आ रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है उसकी वजह से ही। तो रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। गैसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल इन रॉकेट विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जेट स्ट्रीम विद अ वेरी हाई वेलोसिटी डाउनवर्ड्स। मतलब हम जानबूझ के उसमें फ्लेमेबल मटेरियल डालते हैं रॉकेट में ताकि वो जले, और जलने के बाद जो उसमें एक स्मोक आए इन द फॉर्म ऑफ जेट वेलोसिटी, जेट कह सकते हैं स्ट्रीम विथ वेरी हाई वेलोसिटी। जितना ज़्यादा फोर्स से वो आएगा उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, रॉकेट ऊपर जाएगा। दिस गैसेस exert an upward reaction force on the rocket causing the rocket to rise. Which law of Newton provides a quantitative definition of force? तो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो कौन सा लॉ देता है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि F = ma देता है। ठीक है, एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इम्पोज्ड एंड इट। तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड यूजिंग अ टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से हम कौन सी क्वांटिटी को निकालते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, फोर्स। फोर्स को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस। तो टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, टॉर्सन बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल फोर्सेज। तो स्मॉल फोर्स को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टॉर्सन बैलेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ वायर और थ्रेड रेसिस्ट ट्विस्टिंग विद द फोर्स दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो हम इस फोर्स को किस लिए यूज़ करते हैं, टॉर्सन बैलेंस को स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को। डैश इज़ द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट और ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम यूज़ करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें पोजीशन या कह सकते हैं स्टेट चेंज करना होता है, तो ये है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या एक्सटर्नल एजेंसी है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर ये हम इसको लगाते हैं तो क्या होगा, उसका रेस्ट में हो तो मूव कर सकते हैं, उसको मूव कर रहा तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज कॉमनली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ आइजैक न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन सेट फोर्थ इन हिज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये बुक का नाम है उनके, जो 1687 में पब्लिश हुआ था। जिस इज टू यूज़ द न्यूटन अ यूनिट ऑफ द इंटरनेशनल SI फॉर मेजरिंग फोर्स। तो फोर्स का जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। ये किसके रिस्पेक्ट में, न्यूटन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या, हम वर्क एनर्जी को, फोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो होता है ये कम्प्लीटली क्या, रिकवरेबल है। ठीक है, इफ़ अ फोर्स हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स देन इट इज़ सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, अगर ये किसी भी फोर्स के पास है इसका मतलब क्या है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो व्हेन द फोर्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन। अगर फोर्स जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कौन से तरीके से वर्क हो रहा है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। इफ़ एनी क्लोज्ड पाथ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो। मतलब अगर कोई ऐसे कि मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो ये एक साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो साइक्लिक में क्या होगा, अगर वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज़ रिवर्सिबल। जो भी कंजर्वेटिव है उससे जो भी वर्क डन होता है वो कम्प्लीटली क्या, रिकवरेबल है, हम उसको आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी जो है ना ही वो क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस फॉर्म का जो है ना चेंज होता है। ठीक है, लाइक अगर सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ क्या हो रहा है, सेम अमाउंट में चेंज होता है। ठीक है, ना उसका लॉस होगा ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन है, ऐसे अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ एक्सिस इज कॉल्ड फोर्स मोमेंट या फिर टॉर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इसी एक्सिस पे जो रोटेट करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं या फिर फोर्स मोमेंट कहते हैं। द फोर्स मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द मैग्नीट्यूड एंड अराउंड द एक्सिस ऑफ दैट फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड लाइन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो टॉर्क किसके बराबर होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन, जब हमें फोर्स लगाना है, ये इतने दूर से हम फोर्स को लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा, टॉर्क होगा। तो ये टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, टॉर्क का। तो जैसे कि फोर्स इनटू क्या है, पर्टिकुलर लेंथ है, तो ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, टॉर्क का, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारे पास कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है, तो यह है न्यूटन मीटर। द
द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस बाय अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस की तरफ जो रोटेट करने में जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम एम नोट से नोट करते हैं टॉर्क को, तो ये होगा आर क्रॉस एफ, जहाँ पे आर क्या है, वो डिस्टेंस है कि कितने दूर से किस किस प्लेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो एफ आर साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बोल रहा है कि डैश इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि फोर्स हम इस तरीके से लगा रहे हैं तो इसको रोटेट कर रहे हैं, और हम जिस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं वही क्या होता है, हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। ठीक है, जितने डिस्टेंस से हम फोर्स को लगा रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। इन दिस केस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड रोटेशन एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। The value of force moment applied on the body is equal to the product of force and moment arm। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फोर्स लगाना है, इसको रोटेट करना है, तो हम इतने इस पॉइंट से फोर्स लगा रहे हैं, तो दिस वन इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। ठीक है, ये ए बी जो है वही क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वही होगा फोर्स इनटू क्या हो गया हमारे पास, मोमेंट आर्म की लेंथ। ठीक है, इसको हम ऐसे नोट करेंगे, ये क्या होगा, वैल्यू टॉर्क का। आगे बढ़ते हैं। अ लार्जर फोर्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट्स इन लार्जर। तो अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फोर्स को बढ़ाने से टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, अ लार्ज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन लार्ज फोर्स मोमेंट। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ मोमेंट। तो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जो हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी, जो फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। ठीक है, और ये जो जितना ज़्यादा मतलब फोर्स हम लगाएंगे किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, उसका टॉर्क क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। तो साइंस के टर्म में देखें तो पुश या पुल को हम क्या कहते हैं, इसे वो कहते हैं फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन भी फोर्स का ऐसा ही आता है कि पुश और पुल ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो इन साइंस द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ दैट causes it to change or try to change its velocity, this external factor which acts on the object is called force। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हम पुल या पुश या पुल कर रहे हैं, तो इससे क्या हम ट्राई कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसी चेंज करने के ट्राई को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर मोमेंटम या फिर इम्पल्स। सो अब हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। अगर हम मास और वेलोसिटी को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा, तो ये होता है मोमेंटम। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, और यहाँ पे m जो है वो मास है और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी को जब हम एक साथ लिखते हैं तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, p इक्वल टू एम भी, जहाँ पे p मोमेंटम है, m मास ऑफ द बॉडी, v है वेलोसिटी, और इसका जो यूनिट होता है, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला से हम देख सकते हैं, p इक्वल टू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है यूनिट, kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो p का जो होगा यूनिट वो होगा kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स क्या होता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, यही क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक अगर आपको लिखना है इम्पल्स को, तो इम्पल्स क्या होगा, P2 माइनस P1। ठीक है, रेट नहीं, P2 माइनस P1। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, लेकिन अगर नॉर्मल ऐसे डिफरेंस ऑफ मोमेंटम का, तो वो क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन मैकेनिक्स इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू
चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स किसके इक्विवेलेंट होता है, मोमेंटम के चेंज में। और इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इम्पल्स को नोट करते हैं आई से, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, mv1 माइनस mv2, ठीक है, जहाँ पे m मास है, ये m मास है और v1 जो v2 जो है ये वेलोसिटीज़ हैं बॉडी के। तो p1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और p2 क्या है, फाइनल मोमेंटम। अब बात क्या कि ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड, तो ऐसा यूनिट क्या होता है इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया कि अगर मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, ये होता है फोर्स, ठीक है। द चेंज इन द पोजिशन और लोकेशन ऑफ अ बॉडी रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। फोर्स इज एक्सटर्नल फैक्टर विच इम्पार्ट्स चेंज इन द रेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। और ये जो चेंज आता है किसी भी बॉडी के स्टेट में, रेस्ट में है, अभी मोशन में है, ये क्यों आता है, ये आता है हम जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे फोर्स। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, तो चेंज को लिखेंगे p2 माइनस p1, लाइक डेल्टा p, इसको लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन टी। और जो डेल्टा p होता है ये होता है m डेल्टा v अपॉन टी, ठीक है। तो m को अगर हम बाहर कर लें तो ये बचा डेल्टा v अपॉन टी, और जो कि होगा, अब अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा m इंटू ए एम ए, ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सपोज़ कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे कवर करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट सी तक, फिर यहाँ पे पॉइंट डी तक जा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं बी पे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास रास्ता ये हुआ जाने का बी पॉइंट पे। तो ये जो टोटल ये जो होगा ए सी तक आए हम पहले, ए सी प्लस सी डी प्लस बी डी, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या है हमारे पास, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझ ले। अब हमें क्वेश्चंस देखना है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या फॉल्स है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, दोनों है। अब है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब है डिस्प्लेसमेंट इज़ नेवर ग्रेटर दैन डिस्टेंस। ये बिल्कुल सही बात है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, वो इक्वल हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा कम ही होगा डिस्टेंस से। अब है इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ ही है एक तरीके से देखें तो। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो का यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें गलत पूछा हुआ है। अब यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब हम एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते हैं, उसमें जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, ओवरऑल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए और इसका फाइनल पोजीशन को लोकेट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब मेनली यहाँ पे ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है। सपोज़ कि हम पॉइंट ए से स्टार्ट किए, ठीक है,
फिर हम वापस पॉइंट ए पे ही आ गए, ठीक। तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। डिस्टेंस में ट्रैवल किया इतना, ठीक है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इफ़ यू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू योर रेफरेंस पॉइंट देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ़ यू मूव बैकवर्ड डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू द इनिशियल पोजिशन देन द डिस्प्लेसमेंट इज़ निगेटिव। अगर आप इनिशियल पोजीशन ए से जाओगे आगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। पीछे की तरफ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और फिर वापस यहीं पे आ जाओगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से भी समझाया गया है कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर आप इधर से इधर जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा हमारा साइन कन्वेंशन भी होता है ना, ऐसा इधर क्या होगा, पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। तो सेम ईयर यहाँ पे अगर हम इधर जाते हैं, अगर 5 मीटर इधर चलते हैं तो +5 हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इधर जाते हैं तो क्या होगा, -5 होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर सी से स्टार्ट करते हैं, ए तक जाते हैं, फिर वापस सी पे आते हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है बस ये डायरेक्शन को शो करता है, इसके अलावा कोई और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेंथ ही तो हम कवर कर रहे हैं ना, लेंथ तो हमेशा ऐसे, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज़। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, तो आपने पढ़ा भी होगा, मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्लोजिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक गए हैं क्या है, वही हमारा क्या है, डिस्टेंस है। और ये किस स्पीड से जा रहे हैं और कितने टाइम में जा रहे हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। हमने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, अब देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। दोनों यहाँ पे जैसे स्लैश दिया हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्पीड अलग है और वेलोसिटी अलग है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस से स्केलर, एस से स्पीड, वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कॉल्ड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 आवर, 1 मिनट या 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का है कि यूनिट टाइम में, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और फॉर्मूला स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस से स्पीड, डी से डिस्टेंस और टी से टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इफ इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग व्हाइल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका स्पीड जो है वो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा चेंज होता जा रहा है, उसको हम किस टाइप का मोशन कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब अगर कभी 1 सेकंड में चला 5 मीटर, कभी 1 सेकंड में चला 10 मीटर, ठीक है, कभी चला 2 मीटर, तो मतलब टाइम तो फिक्स है, टाइम के ब्लॉक तो फिक्स है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग ट्रैवल कर रहा है हर एक सेकेंड में। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। अगर हम डिस्टेंस ऐसे बनाए, इस साइड हम अगर डिस्टेंस लिखे, इधर टाइम लिखे, इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। मतलब टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है, बार बार इसका जो है डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्व लाइन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम और क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं हम डायग्राम के हेल्प से।
सपोज़ कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसने एक ऐसे बॉल यूँ फेंका है इस तरीके से, ठीक है, तो इस टाइप का जो कर्व्ड पाथ है दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या बोल रहा है, द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, उस वो जिस पाथ में ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, ठीक है, तो एक एंगल से वो जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाएगा वो, ऐसे यूँ ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी एंगल से जा रहा है। दिस मोशन इज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ऐसे एंगल से तो फेंके हैं लेकिन ग्रेविटी की वजह से इसको आना तो नीचे ही है, ठीक है, तो इस तरीके से जो आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और ये जो पाथ जिसको इसने यूज़ करा, ठीक है, पाथ जो इसने यूज़ करा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ लार्ज स्केल विथ द हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूसेस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लार्ज एंगल होता है, ठीक है, लार्ज एंगल हुआ, क्यों होता है लार्ज एंगल, क्योंकि इसका ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। व्हेन अ बॉडी इज इन अपर डायरेक्शन एट एनी एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, द मोशन ऑफ द बॉडी एट दिस टाइम इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ और एक पर्टिकुलर एंगल के साथ फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये डायरेक्शन होगा, इसका जो पाथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, और इसके मोशन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ये न्यूमेरिकल तो नहीं पूछते बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो ये जो पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, ये कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है H=u², u जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी को जिससे हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, और sin² थीटा, ये थीटा जो यहाँ पे एंगल बनेगा, और 2g, और यहाँ g क्या है, ये ग्रेविटी जो होता है, ठीक है। अब अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो उस टाइम में हाइट मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि इस टाइम में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, जो कि होगा 1 के बराबर, इसलिए h मैक्सिमम क्या आएगा, u²/2g। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज़, तो कोई पार्टिकल है जिसको हम फेंकें ऊपर की तरफ, ठीक है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे कि यहाँ पे पहुंच गया, तो इसके पास क्या होगा, तो इसके पास होगा हमारे पास एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास होगा और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आंसर है आपका, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट कर रही है ना, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन इट इज गोइंग अप इट्स एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, एंड व्हेन इट रीच्ड एट हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर इट्स एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स इज ऑन द साइड। तो मतलब जब हम फेंक रहे होंगे उस टाइम तो जो होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो पहले ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, और जो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा, ठीक है। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है, तो इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स पाथ इज पैराबोलिक, जब हम ऊपर फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पैराबोला की शेप में होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ठीक है, पैराबोला के शेप में होता है। इन विच केस इट्स स्पीड द पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस चेंज, तो जब हम शेप जहाँ पे पाथ का जो शेप है वो पैराबोलिक है तो इसका डिस्टेंस चेंज होता है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू जी, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, जी के बराबर, ठीक है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लाइट टाइम क्या होता है, फ्लाइट टाइम किसको कहते हैं हम, तो ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगा उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही क्या होगा, फ्लाइट टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम लगा T1 लगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में, और इधर यहाँ से फिर वापस आने में T2 लगा, जो T जो होगा वो किसके बराबर होगा, T1 + T2 के बराबर, ठीक है।
लेकिन जहाँ पे T1 T2 क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T। तो मतलब ये फ्लाइट टाइम है, ये टाइम जितना लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में उसका डबल है। द टाइम बिटवीन थ्रोइंग अ बॉडी एट अ हाइट एंड फॉलिंग बैक टू द अर्थ इज़ कॉल्ड एविएशन पीरियड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंके, एक सर्टन हाइट पे पहुंचा, फिर वो वापस आया, ठीक है, अर्थ पे, तो सरफेस पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एविएशन पीरियड कहते हैं। द बॉडी रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फॉल्स बैक टू अर्थ। Thus the aviation period of the body is double the time it takes to reach maximum height। मतलब किसी भी हम ऑब्जेक्ट को अगर जब ऊपर फेंक रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 फेज में मोशन होता है। पहला तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, फिर मैक्सिमम हाइट से वो सरफेस पे आएगा। तो यहाँ पे 2 फेज में हो रहा है, तो फर्स्ट में T1, सेकेंड में भी T2, दोनों बराबर होगा तो 2T1 के बराबर होगा एविएशन पीरियड या फिर एविएशन, ये कह सकते हैं फ्लाइट टाइम। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव्ड इज सेम वेदर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा किस किस एंगल पे, एक तो होगा 90 डिग्री पे और माइनस थीटा पे, ठीक है, मतलब -90। तो इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द angles of projection theta and 90 minus theta is equal to obtain horizontal range। एंगल थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। For example, the value of range obtained on angle sin 90 minus 30 will be equal to the value of the range obtained at angle sin 60। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 90, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम भेजें 60 पे या फिर भेजें हम 90 माइनस 30 पे, ठीक है, सेम ही होगा, ठीक है, सेम रेंज में पास हमको मिलेगा। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो R का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 90 होगा। साइन 90 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, थीटा को 45 होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है। अ कैनन बॉल इज़ फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम कैनन बॉल को फायर करते हैं, ठीक है, उसका जो मोशन होता है वो किस टाइप का होता है, तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल दैट इज प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस एंड मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम फेंकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो पाथ होगा ना वो हमेशा कैसा होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दिस कर्व्ड पाथ वाज शोन बाय गैलीलियो टू बी अ पैराबोला। तो इसको पैराबोला नाम दिया था किसने, गैलीलियो ने। बट मे ऑल्सो बी अ लाइन इन द स्पेशल केस व्हेन इट इज़ थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड। कभी कभी इसका जो पाथ है वो एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट ऊपर फेंके और जस्ट नीचे आ गया उसी प्लेस पे। अ कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम कैनन बॉल को फायर करते हैं तो उसका क्या होता है, कैसा मोशन होता है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके एग्जांपल देखते हैं। और इफ़ देयर इज़ अ होल इन द वाटर टैंक वॉल, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, तो द स्पीड ऑफ बॉल थ्रोन बाय प्लेयर। तो ये सब जब भी कोई भी अगर वाटर टैंक में होल है तो उसमें भी वाटर जो आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला आएगा। अगर किसी बॉल को कोई प्लेयर फेंक रहा है तो वो भी एक पैराबोला के शेप में जाएगा, ठीक है। If an object is thrown upward, what will be its velocity when it reaches its maximum height? तो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक, मान लेते हैं एच तक वो पहुंच गया, यहाँ पे है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, इसके पास इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसके पास सिर्फ क्या होता है, जो एनर्जी यहाँ पे जिसकी वजह से है वो है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है, जो कि इसकी पोजीशन की वजह से। तो एक मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी वो होगी 0। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को अर्थ से फायर करते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। इट इज़ नोन दैट द escape velocity of the earth would have been 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये escape velocity क्या होता है? escape velocity वो velocity है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को escape velocity के वैल्यू पे अगर हम फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो वो कभी भी मतलब बाहर, मतलब अंदर नहीं आएगा, लाइक एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, वो स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो ग्रेविटी को काउंटर कर देगा। तो और ये इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज़ इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट दिस स्पीड ही विल नॉट रिटर्न, ही नहीं होगा, इट विल नॉट रिटर्न टू अर्थ। अगर किसी बॉडी को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो वो कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगा, वो स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जो है ये अब बोल रहा है कि जैसे देखिए, इसका सिंपल तो डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन है ये और हम किसको कैसे बता सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, वो होता है फोर्स इक्वल टू एम ए, जहाँ पे एम क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन किसके, मतलब इसका क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है मतलब क्या है, फोर्स भी ज़्यादा है। अबे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट द एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड देयर इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मास। कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, अगर हम ए का देखें वैल्यू तो क्या होगा, एफ अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और लेकिन इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, ठीक है। मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अगर हम एक स्लोप बनाएं जहाँ पे वेलोसिटी लिखे हम, और ये इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो देगा हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्सेलरेशन इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है 1 सेकेंड में। अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है, विथ टाइम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग एक्सेलरेशन, या फिर इसके लिए एक और टर्म देते हैं हम, वो है रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। देयरफॉर द एक्सेलरेशन डिस्प्लेस with the slope of the velocity time graph. Acceleration is equal to the rate of change of, तो acceleration किसके बराबर होता है, acceleration is equal to rate of change of velocity, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ सेकेंड इन द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जब हम एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट लिखते हैं तो उस केस में सेकेंड का जो है वो पावर क्या होता है, तो वो हम ऐसे लिखते हैं ना, फोर्स इक्वल टू क्या है, एम ए, है ना, ऐसे लिखते हैं। अब है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड यूनिट, इसका क्या होगा, सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मीटर सेकेंड -2। तो यहाँ पे पावर क्या है सेकंड का, -2 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड -2, और इससे इसका यहाँ पे सेकंड का पावर क्या है, -2 है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लिनियर मोशन। जब हम न्यूटन्स का जो 3 लॉ है वो पढ़ रहे थे, हमने 3 इक्वेशंस को देखा था, ठीक है। तो वो 3 इक्वेशंस कौन कौन से, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला तो है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो एक्चुअली में सेकेंड है, ये दूसरा वाला है। फर्स्ट वाला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा वाला क्या है, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो
तो ये 4 जो हैं वो इक्वेशंस हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है इक्वेशन करेक्ट है। ये तो करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, बस ये करेक्ट है। बस इसका फॉर्म अलग दिया हुआ है। देखिए ऐसे फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2S = 2UT, और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस 1 AT²। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन फिजिक्स आर डिफाइंड एज इक्वेशन ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स मोशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वेशन से हम क्या दिखाते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से चेंज हो रही है। देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट कैन बी यूज टू डिराइव कंपोनेंट्स जस्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस के हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय आइजैक न्यूटन। द फॉलोइंग आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, ये दिए किसने, ये दिए न्यूटन ने। और इसमें 3 इक्वेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला इक्वेशन तो B = U + AT, दूसरा है S = UT + ½ AT², और तीसरा क्या है V² = U² + 2AS। अगर मैं आपको यहाँ पे टर्म का मीनिंग बताऊँ तो V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, A जो है वो एक्सेलरेशन है, T जो है वो टाइम है। ठीक है, तो T तो हमेशा टाइम ही होगा, और V और U मेनली क्या होता है, ये होता है V है फाइनल वेलोसिटी और U जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे S जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे S जो है वो डिस्टेंस नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक चीज़ का, एक जब हम मोशन पढ़ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकें हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे अगर स्लाइड कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे देखे तो ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है कोई फोर्स लग रहा है, बट नहीं, फोर्स लग रहा है उसमें। वो कौन सा फोर्स है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में अगर हम स्लाइड कराए हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लग रहा होता है। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये कुछ टाइम बाद जो है इसका मोशन बैलेंस हो जाएगा दोनों का, और ये रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वही बोल रहा है कि वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लिपिंग बिकॉज ऑफ। तो अगर हम चल पा रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे चल पा रहे हैं बिना स्लिप किए हुए, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई एक 2 सरफेस है, एक तो ऑब्जेक्ट का होगा, दूसरा जो जिस सरफेस पे हम ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और कुछ एग्जांपल्स हैं वो फ्रिक्शन फोर्स के, वो क्या हैं, जैसे कि हम अगर सीधा खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं बिना स्लिप किए हुए जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। व्हील जो है वो स्लाइड करता है अगर फ्रिक्शन नहीं है रोड पे। तो अगर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा पुली और स्ट्रैप के बीच में, तो क्या होगा, पुली जो है वो मूव नहीं करेगा। ड्यू टू द डिक्रीजिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बनाना पील एंड ऑन द स्मूथ रोड इज स्लिपरी ड्यूरिंग रेनी डेज। तो अगर बनाना देखे तो उस पर रखा होता है तो हम उस पर स्लिप कर जाते हैं उसके छिलके पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, द फोर्स विच मेक्स अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज़ अप्लाइड इज कॉल्ड। तो जब भी कौन सा फोर्स है जो व्हीकल को रोकता है, ठीक है, जब उस पर फोर्स लगता है तो ये कौन सा फोर्स है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जब हम कोई भी मोटर कार है, ठीक है, जब वो स्टॉप होता है वो क्यों होता है, ब्रेक की वजह से, जब उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इफ़ अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द फोर्स रेसिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। अगर कोई बॉडी जो है वो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो उसके मोशन को कौन अपोज करेगा, तो वो है मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेस। ठीक है, जनरली नो सरफेस इज कम्प्लीटली स्मूथ बट इट हैज़ माइक्रो और स्मॉल स्केल बैंड्स एंड पिट्स अकर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करता है
जनरली देखिए कोई भी सरफेस जो है वो कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होता है, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उसमें बैंड या पिट्स तो होंगे ही। देयर कैन ओनली बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, देयर फोर व्हेन टू सच सर्फेसेस टच ईच अदर then one surface bends are trapped in pits on other surface. At this stage friction between those surfaces by sliding the one surface to another surface which opposes the relative motion between those surface. तो ये काफ़ी हाई फाई इंग्लिश लिखी हुई है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। देखिए कोई भी अगर सरफेस है, ठीक है, हमें वो जैसे टाइल्स लगा हुआ है मान लेते हैं, तो हमें भले दिख रहा है कि वो पूरा स्मूथ है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, कैसे होगा फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसा लग सकता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे पिट्स दिखेंगे हमें, ठीक है, पिट्स दिखेंगे, कहीं थोड़ा सा होल रहेगा, कहीं ऊपर डिज़ाइन रहेगा, ठीक है, कहीं उभरा हुआ रहेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसके पिट्स में कभी ट्रैप होगा, कभी ऐसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते क्या होगा, कहीं ना कहीं से उसको अपोजिशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो मोशन है वो कम होगा ही उसका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर रोटेशनल मोशन, SHM और रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ इन अ मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द मोशन इज कॉल्ड। जब कोई भी अगर मोशन ऐसा मोशन है जहाँ पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसके बीच से ही पास करता है, तो उसको हम कौन सा मोशन कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्पिन मोशन। कौन सा मोशन कहेंगे, स्पिन मोशन। इफ़ इन अ मोशन the axis of rotation passes through an object then the motion is called what, spin motion. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के दो टाइप कौन कौन से हैं, तो इसका दो जो टाइप होगा वो होगा हमारे पास स्पिन मोशन और दूसरा क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। ये जो दो काइंड्स हैं रोटेटरी मोशन के, इसके कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दोनों के बीच में। इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड स्पिन मोशन। जब कभी भी कोई भी मूविंग बॉडी का जो स्पिन जो एक्सिस होता है, ठीक है, वो अगर परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पिन मोशन। और लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्योरली रोटेटरी मोशन the each constituent particle of the body moves in a circle the center of which is located on a line is called। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रोटेटरी मोशन में मूव करता है तो हर एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव करता है, ठीक है, जो कौन से लाइन पे लगता है, तो वो लगता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्योरली रोटेटरी मोशन each constituent particle of the body moves in a circle the center of which is located on the एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो कोई रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, तो क्या हमेशा सेम होगा, तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज द सेम एट एवरी पॉइंट। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल moving on the circular route from the center of circle rotates at a degree angle in 1 second is called angular velocity of that particle। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर इमेजनरी लाइन के अराउंड, ठीक है, जब वो 1 डिग्री एंगल में मूव करने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या होगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से, ठीक है, ये है क्या, ओमेगा, ठीक है। When net torque is zero, dash will be constant। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो टॉर्क अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो कांस्टेंट होगा, तो वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इफ़ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, अगर नेट टॉर्क क्या है, ज़ीरो है, तो बॉडी किस में होगा, कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इन सच अ केस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। Next is the correct relationship between moment of inertia, torque and angular acceleration is। तो जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर रिलेशन में, एक्सेलरेशन में क्या एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या है,
एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जिस रेट से चेंज करता है, ठीक है, वही क्या होगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड रोटेटिंग मोशन ऑफ द मास ऑफ बॉडी रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू इट एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से उसका मास m है और ये r डिस्टेंस से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर k इज कॉन्स्टेंट इज। तो अगर हम देखें तो टाइम पीरियड क्या होगा SHM में, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो m मास का है, ठीक है, और इसमें जहाँ पे k कांस्टेंट है तो इसका फॉर्मूला होता है t इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k। SHM is defined as a motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the object and the action of acceleration is the mean position। देखिए पहले SHM कहाँ पे लगता है, मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाते, मान लेते हैं ये ऐसा है, एक स्प्रिंग है इस तरीके से, ठीक है। तो एक स्प्रिंग को हमने क्या किया है, ये इसको फैला दिया है, ठीक है, पूरा एक्सपेंड कर दिया है। तो इसको वापस अपने पोजीशन में अगर हम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ना वापस अपने पोजीशन में, इस तरीके का जब होगा ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ आने में, इसको रिस्टोर होने में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, विथ प्रोपोर्शनल होगा वो डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो ये इसका जो मेन मतलब है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल ऑफ मास m डज अ सिंपल पीरियोडिक मोशन देन द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इट्स मास एंड टाइम पीरियड। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है रिलेशन टाइम पीरियड और इसका मास के बीच में, तो ये t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k, वह जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो वर्क डन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होगा, वो होगा ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ मैकेनिक्स इज एन इनर्शिया that appears to be moving radially away from the center of path of motion on an object moving circularly। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है, तब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है और इसमें जो वर्क डन होता है उस केस में वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या एंगल बनता है, ठीक है, तो वो एंगल होता है कितने का, 90 डिग्री का। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर k इज कॉन्स्टेंट एंड x इज डिस्प्लेसमेंट इज। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो SHM में तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है u इक्वल टू 0.5 kx स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। द एबिलिटी टू एक्ट ऑन रीजन फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और पोजीशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसकी वजह से होता है, वो रह पाता है ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, u इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। इसको हम हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं, तो k जहाँ पे कांस्टेंट है और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेयर l इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। अगर हमें एक पेंडुलम का अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, उसमें l क्या है, लेंथ है, और g जो है वो एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g, जहाँ पे l क्या है, लेंथ है। ये पेंडुलम पहले होता क्या है, जैसे कि अगर ऐसे देखें तो आपने देखा होगा पेंडुलम वाली वॉचेस आती हैं, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक बार इधर जाएगा वो और एक बार इधर जाएगा। ये जो l जो है ना, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक सी बॉल टाइप से मान सकते हैं हम। इफ़ अ वेटलेस एंड लेंथलेस कॉर्ड फ्रॉम द लोअर एंड अ राउंड हैवी पार्टिकल ऑफ मैटर हंग द स्ट्रिंग विथ अ फर्म बेस द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो इस तरीके का जो होता है ना पूरा ये ऐसा वाला, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है यही क्या है हमारे पास
यही पेंडुलम होता है, ठीक है। और इफ़ द पेंडुलम लीव स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन देन इट्स स्पीड इज सिंपल पीरियोडिक मोशन। और जिस मोशन में ये मूव करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर वापस यहाँ, तो ये होता है सिंपल पीरियोडिक मोशन। और इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2π√L/g। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहला है द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली, ये भी सही है। अब डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ये गलत है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता है। द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वन अ फिजिकल बॉडी मूव्स इन अ वे इफ द पाथ ऑफ मोशन इन सच मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड इन द सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, whereas displacement is a minimum distance between initial and final position of object। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन करता है पीरियोडिक मोशन, तो वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड। तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो पेंडुलम को टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और इसको मेजर किस में करते हैं, सेकेंड में। इसको डिनोट किससे करते हैं, टी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव साइकिल जो लगाता है वो 1 सेकेंड में। इसको मेजर कैसे करते हैं, हर्ट्ज़ में, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होता है 1/t, मतलब पर सेकेंड, इसी को हम हर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट होती है। वन oscillation is completed by a pendulum when it starts from the extreme position A and moves to other extreme position B। मान लीजिए अगर ये स्टार्ट करता है यहाँ से पेंडुलम, ये B तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक आता है, तो ये जो यहाँ से अगर जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, वही हुआ टाइम पीरियड। इसी को हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन। तो जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब हैंग बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। तो हमने बताया कि ये पेंडुलम क्या होता है, जब किसी स्ट्रिंग से हम किसी एक बॉल को हम जब हैंग करते हैं तो वही क्या होगा, ये जो ऐसे मूव करेगा यहाँ से यहाँ फिर इधर आएगा, उसी को हम कहेंगे क्या, पेंडुलम या फिर पीरियोडिक मोशन। When the bob is displaced from the equilibrium and then released, it begins its back and forth vibration about its fixed equilibrium position। जब एक बार हम पेंडुलम को ऐसे एक बार मूव कराएंगे तो ये यहाँ से आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, तो फिर इधर आएगा। तो इस टाइप का जो मोशन है एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये बार बार पास हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विल डैश एट द मून टू दैट ऑफ द अर्थ। तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस तरीके से मून पे और अर्थ पे जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, मून पे क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। एग्जांपल देखें इसका, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, t इक्वल टू 2π√L/g। देख सकते हैं यहाँ पे t जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, g के। तो अर्थ पे क्या है, ग्रेविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड कम होगा, बट मून पे ग्रेविटी कम है, इस वजह से वहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। द मेटेलिक बॉल पीस ऑफ स्टोन इज कॉल्ड डैश ऑफ द पेंडुलम। हमने भी बताया कि अगर कोई स्ट्रिंग से ये जो बॉल टाइप की लगी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम में बॉब कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। द मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्टोन इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो ये जो ऐसे यूँ ऐसे हैंग होता है ना, ठीक है, ये बॉल टाइप का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, ठीक है, पेंडुलम का बॉब। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन।